आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आपका 51। The video framework used in HR function today era refers to 4 criteria. Identify the correct code which stand as correct explanation of to video as proposed by Brani. तो उसका आंसर सी होगा। सी क्या करें, वैल्यू रियलिटी। सी आंसर देखिए, वैल्यू रियलिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वैल्यू रियलिटी, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिए, ये इसका आंसर होगा। आजकल मानव संसाधन प्रक्रिया में प्रयुक्त VRIO ढांचे का संबंध 4 कसौटियों से है। बानी द्वारा प्रस्तावित VRIO ढांचे की सही व्याख्या का पूर्ण रूप है वैल्यू रियलिटी इमिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन 52 में आते हैं हम लोग। इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। Induction is an information sharing session on miscellaneous issue and is an organization। प्रेरण किसी संगठन में ऐसे अनौपचारिक संवाद सत्र होता है जिसमें विभिन्न मुद्दों सूचनाएं साझा की जाती हैं। ठीक है भाई, प्रेरण किसी संगठन में ऐसे अनौपचारिक संवाद सत्र होता है जिसमें विभिन्न मुद्दों का सूचनाएं साझा की जाती हैं। दूसरा रीजनिंग, द रेशनल ऑफ इंडक्शन इज टू ensure effective integrity of staff or across the organization for their mutual benefit। ठीक है भाई, इसका आंसर देखते हैं। प्रेरण का औचित्य कर्मचारियों को संस्थान में अथवा संस्थान के विविध पक्षों में पारस्परिक लाभ के लिए प्रभाव एकीकरण सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर डी है। ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रेरण का औचित्य तो प्रेरण का अर्थ क्या है? प्रेरण का अर्थ है कि इंडक्शन का अर्थ जो है औचित्य कर्मचारी संस्थान में तो संस्थान के विविध पक्षों में पारस्परिक लाभ के लिए प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है भाई, चलिए सही आपका। अब आइए मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग देखते हैं भाई। सिंपल रैंकिंग, अल्टरनेशन रैंकिंग। ठीक है, फिर आपका पेयर्ड कंपैरिजन और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपल जो होता है वो संपूर्ण पर आधारित होता है। अल्टरनेटिव होता है किसी एक लक्ष्यों समूह पर आधारित जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति अनदेखी की जाती है। ठीक है, पेयर्ड किसी निश्चित लक्षण के आधार पर केवल काम की मात्रा गुणवत्ता पर आधारित होता है। तो पेयर्ड में क्या होता है, किसी निश्चित लक्ष्य के आधार पर काम की मात्रा गुणवत्ता आधारित किया। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक समूह पूर्णधारित संख्या में लोगों को समाप्त होता है। ठीक है, ये है इसका आंसर, देख लीजिए। सिंपल क्या है, संपूर्ण। सिंपल जो है संपूर्ण निष्पादन पर आधारित होता है। और अल्टरनेशन क्या है? अल्टरनेशन आंसर 4 है। देखिए, बेस्ड ऑन ट्रेट और एसेट ऑफ ट्रेट एंड अवॉइड सेंट्रल। तो ये क्या कहलाता है? अल्टरनेशन। पेयर क्या होता है, किसी निश्चित लक्ष्य के आधार पर केवल काम की मात्रा गुणवत्ता आधारित होता है। तो इसका थर्ड है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ट्रेड ओनली फॉर क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये कहलाता है पेयर। और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दे रहे हैं। कंपनसेशन हैज टू विटल डोमेन, इकोनॉमिक कंसर्न एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न। कंपनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्षतिपूर्ति के दो प्रमुख अनुच्छेद हैं। पहला क्षतिपूर्ति दो प्रमुख क्षेत्र है, आर्थिक उदाहरण और मनोवैज्ञानिक उदाहरण। क्षतिपूर्ति आधारभूत रूप से सेवा संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो है बी है। बी का मतलब क्या है? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ ए। इज नॉट द राइट है, मतलब ए तो सही है। तो ए क्या है? कंपनसेशन हैज टू विटल डोमेन्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो कंपनसेशन दो पे चलता है, कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट चलता है, लेकिन कंपनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्षतिपूर्ति दो प्रमुख अनुच्छेद हैं जिसमें आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा शामिल है, जबकि क्षतिपूर्ति आधारभूत रूप से बीमा अनुबंध के प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट है कि कथन ए ठीक है, परंतु आर सही नहीं है। Which of the following is not the primary objective of industrial relation and labor law? तो उसका आंसर जी है प्रोवाइड ट्रेड फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ? इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में क्या है?
उद्योग और ऋण सुविधा प्रदान करना, ये चीज़ नहीं आएगी। लेकिन सामाजिक साम्य बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल इक्विटी, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखना, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आइए। In real terms, workers participating in management has failed in India. There is lack of वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है। संगठन में अविवर्तिक परिवर्तन का अभाव है। सम संगठन की तुलना तथा एकल सौदेबाजी प्रतिनिधित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है। चलिए इसका देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन के क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है और उनके योगदान प्रबंधन के क्षेत्र में अवहेलना भी की गई है। चूंकि अविवर्तिक परिवर्तन का अभाव, सम संगठनों की बहुलता तथा एकल सौदेबाजी प्रतिनिधि निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है। फलस्वरूप श्रमिकों की भागीदारी अपूर्ण असफल रही है। स्पष्ट है कि कथन ए सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन नाबार्ड? To provide the finance assistance by way of short-term credit to state cooperative banks and section rural banks, etc., approved by the RBI for some specific purpose. To undertake inspection of cooperative society other than primary cooperative society and RRB. To promote research in various aspects of the problem of urban development. To subscribe to share capital invest in securities or any institution concerned with the agriculture, rural development. तो इसका आंसर सी है। ये क्या कह रहा है, नाबार्ड कौन सा काम नहीं, तो नाबार्ड का क्या है, नाबार्ड का काम गाँव के लिए होता है, शहर के लिए होता है। शहरी विकास समस्याओं को विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये जो है आपका गलत है। सी इसका गलत है, तो सी में टिक लगाएंगे। सही क्या क्या है, कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राज्य सरकारी बैंक और क्षेत्र पत्रक ग्रामीण बैंकों आदि को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए पुनर्वधि पोषण सहायता प्रदान करना। प्राथमिक सहकारी समितियों और आरआरबी के अलावा अन्य सहकारी समितियों का निरीक्षण करना। ठीक है भाई, प्राथमिक सहकारी समितियों। डी क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी किसी भी संस्था की शेयर पूंजी में अनुदान करना, प्रतिभूतियों को निवेश करना, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1981 को लागू करने के लिए संसद का नियम द्वारा 12 स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख कार्य कुछ निम्नलिखित है। कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राज्य सहकारी बैंकों को एवं क्षेत्र परक ग्रामीण बैंकों आदि के अल्पावधि ऋण प्रदान करने के द्वारा पुनर्वित्त पोषण सहायता प्रदान करना। प्राथमिक सहकारी समितियों और आरआरबी के अलावा अन्य सहकारी समितियों का निरीक्षण करना। ग्रामीण विकास हेतु समस्याओं को विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान विकास का बढ़ावा देना। कृषि और ग्रामीण विकास जुड़ी किसी संस्था को शेयर पूंजी के अनुदान करना, प्रतिभूतियों में निवेश करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट द फंक्शन एंड ऑपरेटिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो दैट ईच में कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी? निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था सभी वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रिया प्रचालन को एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना सम्मिलित करती है ताकि प्रत्येक अवस्था विकास में योगदान दे? इसका आंसर सी है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। आईडीबीआई एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रकारों प्रचालनों को एक सरल एकीकृत वित्तीय संस्थान के सम्मिलित करती है जिसके की अर्थव्यवस्था विकास में योगदान दे सके। आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। आरबीआई ने इस बैंक के अन्य क्षेत्र बैंकों की श्रेणी में रखा है। यह भारत सरकार द्वारा 22 जून 1964 सूचना द्वारा 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया था आपका। The Reserve, next question देखिए 59. The Reserve Bank of India is entrusted with the management of the public debt and issue of new loans and treasury bills on behalf of the central and state government. The governor and the deputy governor of Reserve Bank of India are appointed by the central government. तो हमें लग रहा है कि इसका जो है आर तो सही लग रहा है, ए जो है इनकरेक्ट लग रहा है। चलिए देखते हैं। तो ए व दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय राज्य सरकारों को सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने तथा नए ऋणों और ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया है।
इस बैंक को बैंक का तथा अंतरिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की। आरबीआई गवर्नर व डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक गवर्नर व 4 उप गवर्नर पूर्णकालिक सरकारी निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1936 प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई गवर्नर डिप्टी गवर्नर नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक गवर्नर व 4 उप गवर्नर पूर्णकालिक सरकारी निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक मुद्रा की विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रिफर्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी। इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन 2016 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो एक मुद्रा विधि स्थिति को हटाने की छीनने की प्रक्रिया कहते हैं, इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये आप जानते ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीआई? The mobilized saving of the community by offering save the triple benefit of safety, liquidity and probability of investment. To channelize the pooled saving into product outlet. एकत्रित की गई बचत राशि को उत्पादक आउटलेट में लगाना। हायर परचेज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के अंतर्गत के सदस्यों को सुविधा प्रदान कराना। सी मेरा हिसाब से आंसर गलत है। इनका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और म्यूचुअल फंड के लिए होता है। पहले पैन कार्ड इनके अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में सरकार ने पैन कार्ड की संस्था अलग बना दी। तो ये सी इसका आंसर गलत है। टू गिव एवरी वन ऑफ चांस और इंडायरेक्टली ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्ट कंपनी। तो इसका सी आंसर गलत हो, ए बी डी सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसीआई? तो आईएफसीआई का आंसर देखिए, भारतीय औद्योगिक, इसको देख लीजिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों को विशेष उन प्रस्तुत माध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। तो इसका काम है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उद्योगों को मध्यम अवधि दीर्घ अवधि ऋण सहायता प्रदान करना, जिनमें बैंकिंग सुविधा अनुपयुक्त हो या पूंजी बाजार के प्रति संसाधन दुसाध्य हो। इस प्रकार निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के माध्यम व दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर सही डी सही है। बी देखिए, प्रौद्योगिकी को नियंत्रण करने से काम नहीं, फाइनेंस है। लघु बड़े उद्योग निवेशकों के देश के स्थिर उद्योग विकास में प्रधान से व्यापक होता है, नहीं कोई शेयर हासिल नहीं करना होता। आइए देखिए टर्म फाइनेंस। टर्म फाइनेंस क्या होती है? टर्म फाइनेंस जो है, क्वेश्चन 63 हम लोग बात कर रहे हैं टर्म फाइनेंस की। तो टर्म फाइनेंस का जो आंसर है वो है प्रोवाइडिंग, फोर्थ है प्रोवाइडिंग फाइनेंस। ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ये देखिए फोर्थ वाला है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस to the borrowers for expansion and modernization of plant and equipment। संयंत्र उपकरणों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए उधार लेने वाले वित्त को प्रदान करना। ठीक है, ये कहलाता है टर्म फाइनेंस। रीफाइनेंस क्या है? तो रीफाइनेंस जो है आपका, अब आपका है रीफाइनेंस। तो रीफाइनेंस में जो है हमारे हिसाब से रीफाइनेंस का देखिए थर्ड होगा रीफाइनेंस का। रीफाइनेंस का है प्रोवाइडिंग, क्योंकि देखिए रीफाइनेंस क्या है, प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर लोन्स टू इंडस्ट्रीज कंसर्न। तो रिप्लेसमेंट माने क्या होता है? पुनः देना। ठीक है, फिर से देना, तो इसलिए रीफाइनेंस देता है। अब आइए नेक्स्ट है आपका सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है हमारे हिसाब से ये है डिलीवरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस एट, सेकंड है, एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू दी वास्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल, जो लो इनकम ग्रुप है उनको फाइनेंस सुविधा प्रदान करना। देखिए भाई सही, ठीक है, वंचित लोगों को ही जो है फाइनेंस सुविधा प्रदान करना। अब वेंचर कैपिटल प्रोवाइडिंग, नंबर 1 इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू ए न्यू और एग्जिस्टिंग,
ये इसका आंसर है देखा जाए तो। ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर इंक्रीजिंग कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन, मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन करने के लिए वेंचर कैपिटल के बारे में बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेंचर कैपिटल के बारे में। चलिए आइए 64 क्वेश्चन नंबर देखिए। एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन मुक्त व्यापार जोन से अलग होता है क्योंकि यह प्रधानतः निर्यात को समर्पित इकाइयों को बढ़ावा देता है। मुक्त व्यापार जोन में आयातित वस्तुएं उसी रूप में बिना किसी प्रोसेसिंग के पुनर्निर्यात की जा सकती हैं, लेकिन एक ईपीजेड में इकाइयों द्वारा निर्यातित वस्तुओं का विनिर्माण प्रोसेसिंग द्वारा कुछ मूल्य संवर्धन की अपेक्षा की जाती है। इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट एंड आर इज एक्सप्रेशन ऑफ सही ए। दिया गया अभिकथन निर्यात प्रोसेसिंग जोन ईपीजे मुक्त व्यापार जोन से अलग होता है क्योंकि ईपीजे मुक्ता निर्यात को समर्पित इकाइयों को बढ़ावा देता है, क्योंकि एफटीजेड से इसमें भिन्न होता है। जब इसका कारण एफटीजे से भिन्न होता है, जबकि कारण आर मुक्त व्यापार जोन में आयातित वस्तुएं उसी रूप में बिना किसी प्रोसेसिंग के पुनर्निर्यात की सकती हैं, लेकिन ईपीजेड में इकाइयों द्वारा निर्यातित वस्तुओं से पुनर्निर्माण प्रोसेसिंग द्वारा कुछ मूल्य संवर्धन की अपेक्षा की जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके होंगे 64। अब अगला क्वेश्चन आते हैं मैचिंग ट्रैफिकेशन, इसे कहते हैं प्रसुल्लीकरण। ट्रैफिकेशन, इसका आंसर जो होगा अगर आप देखेंगे तो नंबर हमारा 3 होगा। मौजूद गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, किसका क्या आंसर देखें? थर्ड ही आंसर इसका। तो इसका थर्ड आंसर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग और नॉन ट्रैफिक, तो ये इसका जो है थर्ड आंसर होगा। ठीक है, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, इसका आंसर मतलब सेकंड होगा। सेकंड, वे ऐसी वस्तुओं पर काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित है। तो प्रोहिबिटेड सब्सिडी वे ऐसी वस्तुओं पर, दी एक्ट ऑन गुड्स विच इज कंटीजेंट अपॉन दी एक्सपोर्ट। तो प्रोहिबिटेड सब्सिडी वे ऐसी वस्तुओं पर काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित है। एक्शनेबल सब्सिडीज, इसका आंसर फर्स्ट है, उनका अन्य सदस्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अन्य सदस्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उनका अन्य सदस्य देशों पर व्यक्ति रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब क्या है नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, तो ये हमारे हिसाब से पता है फोर्थ ही पॉइंट है क्या? फोर्थ ही पॉइंट है, नॉन वंचित क्षेत्रों औद्योगिक अनुसंधान के लिए। तो ट्रैफिकेशन क्या है? मौजूदा गैर प्रचलित प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन, निश्चित आर्थिक से ऐसी वस्तु काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित है। कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता, उनका अन्य सदस्यों व्यक्ति रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब ये आइए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नामा। नाम माने क्या होता है पहले देखिए, मैच सूचिंग, मैच द फॉलोइंग। नामा, तो नामा का आंसर है आपका सेकंड। नामा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, तो नॉन एग्रीकल्चर इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड नॉन एग्रीकल्चर है, तो नामा के अंतर्गत। गैट्स, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये देखो याद रखिए टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में होगा इसमें। तो जनरल एग्रीमेंट,
इसका आंसर थर्ड होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, टैरिफ की बात आ रही है तो ये थर्ड होगा आंसर। तो इसके फुल फॉर्म याद कीजिए कि गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स, और नामक क्या, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। नामक क्या है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर होगा तो वो जो फिश हो गया आपका, डेयरी हो गया, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो एग्रीमेंट होता है टैरिफ एंड ट्रेड के लिए। अब ये ट्रेड में ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीनिंग्स है, तो इसका देखिए, इसका क्या दिया, ट्रिम्स। ट्रिम्स जो है इसका फर्स्ट आंसर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशों का दानीकरण, अंतर्राष्ट्रीय निवेशों का दानीकरण। ट्रिम्स, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स, बौद्धिक समय के स्वामी को एकाधिकार शक्ति प्रदान करना। तो बौद्धिक समय के स्वामी को एकाधिकार शक्ति प्रदान करना। बौद्धिक समय नहीं, बौद्धिक संपदा होगा, बौद्धिक संपदा के स्वामी को एकाधिकार शक्ति प्रदान करना। चलिए हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 66 था। 67 देखिए, द कैपिटल अकाउंट consist of long term capital transaction only. The current account includes all transactions which give rise to or up national income. The capital account consists of long term, ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म हो सकता है। The current account includes all transactions which give rise or use to national income, ये बात सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो इसका आंसर डी सही है बिल्कुल। कहीं कहीं कुछ पेज गलत डाउन, कुछ मतलब सही ढंग से प्रिंट साफ नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में केवल अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में अंतर्राष्ट्रीय सौदों को निपटाने के लिए केवल स्वर्ण के आधिकारिक धारण, विदेशी विनिमय, एसडीआर और आईएमएफ उपलब्ध आरक्षित स्थिति शामिल होती है। इसका आंसर देखना पड़ेगा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित होती है, पहला गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटान के लिए केवल स्वर्ण के आधिकारिक धारण, विदेशी विनिमय, एसडीआर और आईएमएफ में उपलब्ध आरक्षित स्थिति शामिल होती है। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग हो जाता है। कंप्रेहेंसिव कॉस्ट 69 देखिए, कंप्रेहेंसिव कॉस्ट थ्योरी, हमारे हिसाब से कंप्रेहेंसिव कॉस्ट थ्योरी दिया था डेविड रिकार्डो ने। कंप्रेहेंसिव कॉस्ट थ्योरी दिया था आपका डेविड रिकार्डो ने दिया था। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग क्या वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कंप्रेसिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, कंप्रेसिव कॉस्ट थ्योरी दी थी आपकी डेविड रिकार्डो ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, ये गॉड फायर्ड हार्बर ने दी थी, गॉड फायर्ड हार्बर ने दी थी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो दी थी वो दी थी हैली, इसका नाम उसका फोर्थ था एली एक्सेयर, किसने दी थी, हैली एक्सेयर दी थी, हैली एक्सेयर दी थी। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ दी थी, एब्सोल्यूट कॉस्ट दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी।
तो कंप्रेसिव कॉस्ट थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी थी भैया यही है आपके गॉटफ्राइड हार्बलर ने। फैक्टर एंडोमेंट दी थी आपकी एली एक्चियन ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी थी एली एक्चियन ने, कह दी एली एक्चियन ने। और एप्लीज कॉस्ट थ्योरी एडम स्मिथ दी थी। एब्सोल्यूट कॉस्ट Which one of the following is not guiding principle of the World Bank regarding its lending operation? इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन 20 देखिए, ये 70। Which one of the following is not guiding principle the World Bank regarding its lending operation? तो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट लोन ये नहीं है। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरिंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। बैंक उधार लेने वाले देश की अपेक्षा करता है वह खास देश को खर्च करे। देखिए प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट ये तो हो सकता है, लेकिन नॉट लिखा हुआ है तो नहीं में आपका हमारे हिसाब से डी आएगा। नहीं में क्या आएगा? डी आएगा। डी पे देखिए आप, डी पे टिक लगाइए, डी आएगा। डी पे देखिए, डी ये है नहीं पे आएगा। तो लेकिन इसके आंसर पढ़ने वाले हैं। देखिए नंबर बी देखिए, लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विद द इकोनॉमिकल एंड टेक्निकली साउंड एंड ऑफ ए हाई प्रायोरिटी नेचर। उधार दिया जाना केवल ऐसी निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए होना चाहिए जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से ठोस हो और उच्च प्राथमिकता वाली प्रकृति की हो। ठीक है भाई। सी, द लैंडिंग शुड बी एनेबल ए कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये भी सही है, लेकिन डी गड़बड़ है। ठीक है, डी इनका सही नहीं है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू दी फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो है टोटल रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इज इक्वल टू दी फॉलोइंग, पीरियोडिक कैश रिसीट प्लस कैपिटल गेन्स परचेज प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटी। ये बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो ये आंसर सही है। पहले आंसर सही है, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इज इक्वल टू पीरियोडिक कैश रिसीट प्लस कैपिटल गेन परचेज प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, पीरियोडिक कैश रिसीट प्लस कैपिटल गेन परचेज प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटी। उसको देखिए, पीरियोडिक कैश रिसीट प्लस कैपिटल गेन प्लस अपॉन परचेज प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। अब आई 22, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। दो ऐसे परिविधियों का सम्मिश्रण जिनकी प्रत्याशित प्रत्येक पूर्ण संख्या से संबंध हो। कंबाइनिंग टू सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर परफेक्ट पॉजिटिव बनाएंगे साले गिरेंगे नौटंकी, क्योंकि कंबाइनिंग टू सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये बिल्कुल सही है। परफेक्ट नेगेटिव में एक गिरेगा तो एक बढ़ेगा, तो आप जो है सिक्योर रहेंगे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल इसका सही है। क्या आंसर सही है? बी आंसर। क्या आंसर सही है? बी आंसर। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 73 क्वेश्चन देखिए, दी सर्टिफिकेट विच एविडेंस एज अनसिक्योर कॉर्पोरेट डेब्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी इज नोन एज। तो ये सर्टिफिकेट कौन से कहलाते हैं? दी सर्टिफिकेट विच एविडेंस एन अनसिक्योर कॉर्पोरेट डेब्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी इज नोन एज, ये कमर्शियल पेपर कहलाते हैं। तो पहला तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा आपका कमर्शियल पेपर। नोट कर लीजिए, कमर्शियल पेपर क्या है? तो कमर्शियल पेपर इसका आंसर है। क्या आंसर है? कमर्शियल पेपर। तो
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल पेपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसमें कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। नंबर 1 देखते हैं हम लोग, ग्रे मार्केट मार्केट फॉर डीलिंग इज लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो ये तो फॉल्स है भाई, ग्रे मार्केट कभी भी डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं करता है। OTCI इज मेनली इंटेंडेड फॉर बिग इन्वेस्टर्स, ये भी क्वेश्चन गलत है। OTCI मुख्य रूप से छोटे विनियोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। OTCI जो है छोटे बिग इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर बनाया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगली परमिटेड इन दी कैपिटल मार्केट, ये भी गलत है। पूंजी बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगली परमिटेड इन दी कैपिटल मार्केट। द डिवाइस अडॉप्टेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द डिफरेंस इन प्राइसेस इज सिक्योरिटी इन टू डिफरेंट मार्केट्स कॉल्ड आर्बिट्रेज। वह तरीका जिसमें एक ही प्रतिभूति दो अलग अलग बाजार मूल्यों का अंतर उत्पन्न लाभ प्राप्त करते हैं तो अंतर, ये बिल्कुल सही है। वो 3 गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है, इसलिए ए आंसर इसका सही है, ठीक है। तो दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। पहला देखते हैं, शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल। ऐसा कुछ नहीं है, वेंचर कैपिटल नहीं कहलाता है। शेयर कैपिटल इज इशूड बाय कंपनी ऑन द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल, ये नहीं कहलाता है, गलत है ये। सेकंड, ऑल वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत है, कोई भी गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती है। तीसरा देखिए, इन एडिशन टू कैपिटल वेंचर कैपिटल प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट आल्सो द असिस्टेड फर्म्स, ठीक है, ये सही है। बेनिफिट फ्रॉम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कैन बी रिलाइज इन लॉन्ग रन ओनली, साहसिक पूंजी वितरण केवल दीर्घकाल के लिए होती है। तो बेनिफिट फ्रॉम वेंचर कैपिटल जो दी जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही दी जाती है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो फर्स्ट सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है। हमारी क्वेश्चन 76, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग में आइए हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का आंसर जो है ये आपका थर्ड है। रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू पे ड्यू ऑन टाइम, समय पर देय दरों को भुगतान करने का क्षमता से संबंध जोखिम, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क है रिस्क रिलेटेड फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट सॉरी, लाभों उच्चारण संबंधित जोखिम है, रिस्क रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, ये कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो फ्लक्चुएट करता है प्रॉफिट तो बिजनेस रिस्क उत्पन्न होता है। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन रिस्क क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क आपका ये बचा है रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, ये इन्फ्लेशन रिस्क है। इन्फ्लेशन रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, ठीक है। तो रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लेशन रिस्क कहलाएगा। फिर देखते हैं हम लोग लिक्विडिटी रिस्क क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी रिस्क कहलाएगा रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू पे ड्यूज ऑन टाइम। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है, लिक्विड भैया देखिए लिक्विडिटी रिस्क इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टाइम पे, तो लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा दूसरी फर्म के लिए, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, रिस्क रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा तो ये बिजनेस रिस्क कहलाएगा, ठीक है भाई, बिजनेस कहलाएगा, बात सही है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपके इन्फ्लेशन रिस्क क्या कहलाएगा, बाई पोजीशन, अगर परचेजिंग पावर कम होती जाएगी कुछ होता है तो इन्फ्लेशन रिस्क हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये आपके दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बारे में बात करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिजाइनिंग, चलिए किसी सेवा, हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई, किसी
सॉरी, किसी सेवा लाभ के लिए या गैर व्यापारिक संदर्भ में कि वितरण तंत्र के प्रारूप को तैयार करने में केवल एक मिनट, कोई ऐड आ गया है। हाँ देखिए, वायरस कुछ दिक्कत आ गई थी, चलिए ठीक है, छोड़ो इसको। किसी सेवा के लिए वितरण तंत्र के प्रारूप को तैयार करने के लिए केवल उन पक्षकारों को चयन जिनके माध्यम से स्वामित्व दूसरे का शामिल होता है। तो ये हमारे हिसाब से जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट। अब आइए नेक्स्ट, सेकंड, अधिकांश सेवाओं के स्वामित्व चयन लंबे तक काफ़ी जटिल होते हैं क्योंकि उनके अलग न होने के गुण होते हैं, ये भी सही है। छोटे चैनल तात्पर्य शरणार्थी या विक्रेता के भाग पर अधिक नियंत्रण होने से होता है, ये गलत है भाई, ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, ठीक है। सी देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आर नॉट करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट है। हाँ तो किस फर्स्ट और सेकंड इज नॉट करेक्ट, और आपका थर्ड का छोटे से तत्पर शरारत विक्रेता भाव का अधिक नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। विभिन्न विषयों के समूहों के विशाल संग्रह जिसके विभिन्न प्रकार के आंतरिक अभ्यास स्रोतों से फर्म के उपयोग या उसके ग्राहकों उपभोग के लिए एकत्रित किया, जैसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस से तात्पर्य विभिन्न विषयों के समूहों को विशाल संग्रह से जिसे विभिन्न प्रकार के आंतरिक अभ्यास स्रोतों से फर्म के उपयोग या उसके ग्राहकों के उपयोग के लिए एकत्रित किया जाता है, इसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। एन एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन वेरियस टॉपिक फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स compiled by a firm for its own use or used by its client is called data warehouse. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखिए। गैर स्टोर रिटेलिंग का एक रूप जिसमें उपभोक्ता से विज्ञापन द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं, बदले में उपभोक्ता रिटेल स्टोर पर जाए बिना उत्पादों को खरीदते का प्रत्यक्ष विक्रय कहते हैं, गलत है। गैर स्टोर रिटेलिंग का एक रूप जिसके अंतर्गत विक्रेता उपभोक्ता में रिटेल स्टोर से दूर संबंध स्थापित किया जाता है को प्रत्यक्ष विपणन कहते हैं। उपरोक्त कथन को प्रकाश डालिए। तो दोनों कथन गलत हैं। डी क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34% of the customer who fail in one of the categories of diffusion process who are deliberate customers to accept an innovation just before the average adopter in a social system. Such customers who are above average in social and economic measure rarely quite a bit on advertisement and salesmen are known as, तो ये कहलाता है आपका अर्ली मेजॉरिटी। विसरण प्रक्रिया के श्रेणी में आने वाले 34% उपभोक्ता के सामाजिक तंत्र में एक औसत अनुकूलक से पहले किसी नव रचना को स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं। ये उपभोक्ता सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर औसत से अधिक होते हैं। विज्ञापनों में विक्रय व्यक्तियों पर कुछ हद तक विश्वास करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं। The G business model is explained on which one of the following parameters, इसे कहा जाता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन। तो जी बिजनेस मॉडल जो क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, जी बिजनेस मॉडल क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, क्वेश्चन 81 ये है आपका, ठीक है। तो जी बिजनेस मॉडल इज एक्सप्लेन्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो इसे कहते हैं आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन। तो जी बिजनेस मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है, मार्केट के आकर्षण को, और बिजनेस पोजीशन को ये करता है। तो 82 क्वेश्चन देखिए, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। A reduction from the list price that is offered by seller to buyer in payment for marketing function the buyer will perform is known as, इसे कहते हैं बोथ ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है,
डी जो है बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, तो रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस दैट इज ऑफर्ड बाय सेलर बायर इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन एंड बायर विल परफॉर्म इज नोन। क्रेताओं के द्वारा विपणन प्रकार हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता और क्रेताओं को दी गई कीमत सूची में छूट प्रदान करना बोथ ट्रेडिंग फंक्शनल डिस्काउंट कहलाती हैं। फोकस ऑफ पीएम, देखिए फोकस ऑफ पीएम का आंसर जो होगा फोर्थ होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल। तो फोकस ऑफ पीएम का आंसर होगा पीएम माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, पीएम माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको ध्यान रखिए, इसी से आप अगर इसको फुल फॉर्म याद होगा तो प्रॉफिट पीएम मतलब क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फोकस ऑफ एचआरएम, तो एचआरएम का आंसर हमारे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। फोकस ऑफ एचआरएम, डेवलपमेंट एटीट्यूड बाय मेकिंग पीपल कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ पीएम, philosophy of PM exercise it is as functional area of management, exercising it as a functional area of management, philosophy of PM कहलाता है। philosophy of HRM, philosophy of HRM कहलाता है आपका exercise it as human management। ठीक है, ये कहलाएगा। तो फोकस ऑफ पीएम कहलाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल। ठीक है, फोकस ऑफ एचआरएम क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट एटीट्यूड by making people of contribute their best। क्वेश्चन वन, फिलोसफी ऑफ पीएम क्या कहलाएगा, एक्सरसाइज इट एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ एचआरएम क्या कहलाएगा, एक्सरसाइज इज एज ह्यूमन मैनेजमेंट। तो फिलोसफी में एक्सरसाइज आ जाएंगे, ध्यान रखिए। एक्सरसाइज ऑफ फिलोसफी ऑफ द पीएम के लिए एक्सरसाइज इट हैज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ एचआरएम, exercise as its human management। Select the correct code of the following statement being correct or incorrect। So strategic HRM focus on specific organization intention about what needs to be done, while HR strategy focus on long-term issues only। So strategic HRM focus on specific organization intention about the needs to done, while HR strategy focus on long-term issues। ये गलत है। Strategic HRM focus on macro concerns such as structure and culture, while HR strategy focus on specific issue assigned। Human resource strategies decision are derived from strategies HRM। ये भी सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देख लीजिए इसका आंसर पॉज करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स रिप्रेजेंट दी फुल फॉर्म द टर्म्स बार्स परफॉर्म मैनेजमेंट। तो इसका आंसर जो है बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, BARS का। Which of the following codes represent the full form of the terms BARS Performance Management System, Behavior and Code Rating Scale? सी बिल्कुल आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड्रोगॉजी, एंड्रो पौड़ शिक्षा, इसका आंसर फोर्थ होगा। पौड़ शिक्षा का आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। आर्ट एंड साइंस ट्रेनिंग द एडल्ट्स, आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रेनिंग द एडल्ट्स।
पेडागोजी शिक्षण शास्त्र कहलाता है। स्ट्रेटजी ऑफ स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों की शैलियाँ या रणनीतियाँ। ठीक है, तो अनुदेशों की शैलियाँ रणनीतियाँ। टर्मिनल बिहेवियर क्या कहलाता है? अल्टीमेट नॉलेज लेवल विद विच ट्रेनी लीव्स द ट्रेनिंग सेशन, अंतिम ज्ञान स्तर जिसके साथ प्रशिक्षक छोड़ता है। ट्रेनिंग इम्पीडिमेंट्स क्या कहलाता है? ट्रेनिंग इम्पीडेंस कहलाता है लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कैसी ऑफ रिसोर्स इन ट्रेनिंग, प्रबंधन की प्रतिबद्धता का अभाव तथा प्रशिक्षण के संसाधन में कमी। एंड्रोगोजी क्या कहलाता है? कौन सी एडल्ट के लिए होती है? पेडोगोजी क्या होती है? स्ट्रेटजी ऑफ स्टाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? अंतिम अंतिम देखिए, टर्मिनल अल्टीमेट नॉलेज ऑफ, जिसे अंतिम अभाव था, अंतिम ज्ञान स्तर जिसके लिए प्रशिक्षण सच छोड़ता है। ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट क्या होता है? इसका 3 आंसर होता है लैक ऑफ द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स ऑफ ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्टैंड एज ए प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन? तो नॉट है, कंपनसेशन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर सी। देखिए, कंपनसेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन्ड विद सब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल सेट्स एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्षतिपूर्ति तंत्र विकल्पना समझ और प्रदर्शित व्यक्तित्व कौशल के समरूप। व्यक्तित्व कौशल कुछ चाहिए नहीं इसमें भाई। देखिए, देयर शुड बी एस्टैब्लिश वेज ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, मजदूरी वेतन समय शिकायतों की निपटारे होती है, हो सकता है भाई। लोगों के कार्यों के बीच कभी घालमेल नहीं किया जाना चाहिए, ये हो सकता है। किसी उद्यम को विविध का आवश्यकताओं सापेक्षिक विभेदक वेतन स्तरों को निर्धारण के लिए स्पष्ट होना नहीं चाहिए, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकता है। आंसर सी जो है वो गलत होगा, सी में टिक लगाइए कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेटिव में। फिर देख लीजिए सी, द कंपनसेशन सिस्टम विल बी डिजाइन विद सब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल सेट एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैचिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 88, हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस लॉ, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। तो हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, उसमें कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर जो होगा आपका फोर्थ होगा, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन, स्वैच्छिक मध्यस्थता उत्तरदायी श्रम संगठन, इसे कहेंगे हेल्दी लेबर मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल पीस, तो इंडस्ट्रियल पीस का आंसर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसका आंसर होगा थर्ड, वर्ल्ड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल पीस का आंसर फर्स्ट होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नेक्स्ट आइए, नेशनल कमीशन ऑन लेबर एक्ट, इसका आंसर होगा आपका सेकंड का आंसर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ए ग्रीवेंस प्रोसीजर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ओपनिंग अप डोमेस्टिक मेक टू फॉरेन प्लेयर्स इन बेबी स्टेप्स। भारत सरकार घरेलू बाजार को विदेशी प्रतिभा को धीमे धीमे खोलती रही है, ये बिल्कुल सही है। तो भारत सरकार जो है घरेलू बाजार विदेशी प्रतिभा को धीरे खोलती रही है। अलाउइंग फॉरेन फंड्स फ्री प्ले इन इंडिया रिटेल सेक्टर हैज ऑलवेज बीन ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। विदेशी प्रतिभागियों को भारतीय खुदरा बाजार में मुक्त विचरण की अनुमति देना सदैव गर्भ राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। इसको देख लीजिए पॉज करके, रिवर्स करके। स्टेटमेंट देखिए 91 में, अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट is a bank certificate issued in more than one country for sale in foreign company। तो
मुझे ये भैया सही लग रहा है। A global depository is a bank certificate issuing more than one country for a share in foreign company. A GDR is very similar to American Depository Receipt. ये भी सही है। GDR जो है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट के समान होता है। नेक्स्ट देखिए, GDR are called EDR when private market attempting to obtain euros. ठीक है, GDR जो है वो ADR कहा जाता है जब निजी बाजार यूरो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये तीनों सही हैं, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 गलत क्वेश्चन है, मैंने क्रॉस कर दिया है। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। The law of one price states that in competitive market free of transportation cost and barriers to trade, identical products sold in different countries must sell for the same price when their price is expressed in terms of the same currency. सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेम करेंसी होना चाहिए। एन एफिशिएंट मार्केट हैज़ नो impediments to the free flow of goods and services such as trade barriers, ये भी सही है। तो व्यापार बाधाओं के समान एक दक्ष बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार में कोई बाधा नहीं होती, भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। दोनों कथन, एक मिनट रुकिए बता रहे इसका आंसर, दोनों ही सही हैं, सी इसका आंसर होगा। Which among the following is not a correct statement regarding patent? A patent is a legal protection guaranteed for an invention that is a new, non-obvious and useful. एक पेटेंट किसी खोज जो नई, अप्रकट, उपयोगी को दिए गए कानूनी सुरक्षा है, ये सही है। जिसने खोजा उसको दिए जाए कानूनी सुरक्षा दी जाएगा। The patent grants the patent holder the exclusive right to make use of, sell the patent product or process. हाँ, वो पेटेंट अपना बेच सकता है, उसको राइट दिए गए हैं। नंबर सी आइए, the exclusive purpose of the patent system is to benefit the patent holder. पेटेंट प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य पेटेंट धारक को लाभ पहुंचाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मान लीजिए पेटेंट आपने किया, कुछ पब्लिक के लिए अच्छा लगा तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडमेंट वाज एंड मेड इफेक्टिव ऑन जनवरी 1, 2005। सही बात है। भारतीय पेटेंट अधिनियम कब आया था? 1977 में आया था भारतीय पेटेंट अधिनियम, और 1970 में आया था, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 1 जनवरी 2005 में। तो पेटेंट 1970 में इसका हुआ था 1 जनवरी 2005 में, बिल्कुल सही। अब आइए ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑन रिस्पेक्ट एग्रीकल्चरल रेंट, नहीं ये तो नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट which are of the spontaneous growth and in relation to which forest operation alone are performed. जंगल में स्वतः उगे पेड़ों जिन पर सिर्फ वानिकी क्रियाएं संपन्न की जाती है, विक्रय किया है, नहीं ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कृषि विक्रियाओं में संलग्न फर्म की सहायता द्वारा प्राप्त किए गए पूंजी पर ब्याज, ये होगा। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की कृषि आय को आय में शामिल किया गया है। कृषि क्रियाओं में संलग्न फर्म में किसी सहायता प्राप्त किए गए पूंजी पर ब्याज, नर्सरी में उगाए जाने पौधे के रूपायन होने वाली आय, ये दो चीजें आपकी मानी जाएंगी, ठीक है।
Under the Income Tax Act 1961, block of the asset for the purpose of charging depreciation means. इसका आंसर सी होगा, वैल्यू ऑफ ऑल दो एसेट टू विच द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। ये इसका आंसर नहीं होगा, वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड प्लांट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये नहीं होगा, वैल्यू ऑफ ऑल दो एसेट टू विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। The maximization amount of exemption of compensation received the time of voluntary retirement under section 10(10)(c) of the Income Tax Act 1961। तो इसका जो होगा 1961 की धारा 10(c) के अंतर्गत स्वैच्छिक निवृत्ति समय प्राप्त प्रतिपूर्ति अधिकतम कर मुक्ति सीमा 5 लाख रुपए है। हाँ, तो कर मुक्ति सीमा 5 लाख चेंज हो गई है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। Which of the following statement is not correct with reference to the assessment firms? तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये देखना है। All partnership firms formed under the Indian Partnership Act 1932 are assessed as firms under the Income Tax Act 1961। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत बनाई गई समस्त साझेदारी फर्मों का कर निर्धारण आयकर अधिनियम 1967 के अंतर्गत फर्म के रूप में किया जाता है। ऐसा नहीं है, गलत है, ये गलत है। इनकम ऑफ ए फर्म इज टैक्सेबल अ फ्लैट रेट ऑफ 30 विदाउट एनी एग्जम्पशन, ये सही है। पार्टनर शेयर्स इन द इनकम ऑफ फर्म इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो भैया पार्टनर शेयर्स इन द इनकम ऑफ फर्म इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर। अगर फर्म में चार्ज करें तो पार्टनर को चार्ज करोगे, सही बात है। फर्म के आय साझेदार हिस्से का आय साझेदार खातों में कर योग नहीं होती है, सही बात है। Remuneration paid to partners of a firm is allowed as director subject of statutory limit। फर्म के साझेदारों को दिया गया प्राथमिक वैधानिक सीमा अंतर कटौती होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ए आंसर गलत है और सब सही है। The due date first installment of advance tax by SSC other than companies is, तो इसका आंसर होगा 15 जून। कंपनियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए अग्रिम कर भुगतान की प्रथम किस्त देय होती है 15 जून। Which one of the following items is not allowed to deduction while computing income from the business and professions? Not allowed लिखा हुआ। Fees paid to lawyer of drafting partnership deed। ये स्वीकृत नहीं किया जो फीस पेड करते लॉयर को। लॉस ड्यू टू एम्बेजमेंट बाय एन एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी की गबन कारण हुई, ये आएगा। लीगल एक्सपेंस पेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय को सुरक्षा दिया गया कानूनी व्यय, ये आएगा। नए टेलीफोन के इंस्टॉल करने में व्यय, ये भी आएगा। तो ए नहीं आएगा, बी सी डी सब आएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगला वीडियो फिर जल्दी आएगा।